दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एमएससी जूलॉजी वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी का फेवरेट मॉलिक्यूलर बायो का आज लेक्चर सेकंड होने वाला है। लेक्चर फर्स्ट में आपने बहुत बेहतरीन तरीके से ये समझा और जाना कि प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। आज आप सभी यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में जानेंगे। और यहाँ इस वीडियो को देखते हुए अगर आप साथ में पेन कॉपी रखते हैं और नोट करते हुए चलते समझते हुए चलते तो आपको दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोबारा आप सिर्फ प्रोटीन का नाम याद कर लेना, बस प्रोसेस सारी की सारी आपके माइंड में छप जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले हम बेसिक जानकारियाँ आपसे साझा करते हैं ताकि वो टॉपिक आपके लिए ईजी हो जाए और आपका उसमें इंटरेस्ट बन जाए। तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन के कुछ बेसिक नेम हैं, उसके बाद में उसको प्रोकैरियोट में क्या कहते हैं ये भी बताया गया है, और उसको यूकैरियोट यानी ह्यूमन में उसको यानी मैमल में उसको क्या कहा जाता है ये भी यहाँ पे आपसे साझा किया गया है। सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम जिसकी हमने बात की थी, डीएनए बी प्रोटीन इसको कहा जाता है। हेलिकेज का काम क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। हेलिकेज जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको ब्रेक करना शुरू करता है। और यूकैरियोट में इसका जो नाम होता है वो एमसीएम कहा जाता है इसको, जिसकी फुल फॉर्म मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस प्रोटीन होती है। अगला है एसएसबी जिसके फुल फॉर्म है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इसको प्रोकैरियोट में भी एसएसबी ही कहा जाता है, लेकिन जो यूकैरियोट से इनमें कहा जाता है आरपीए, रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। आगे बात करते हैं हम प्राइमेज का, तो प्राइमेज को प्रोकैरियोट में डीएनए जी कहा जाता है, जबकि यूकैरियोट में इसको डीएनए पॉलीमरेज अल्फा कहा जाता है। बात करते हैं रेप्लिकेज एंजाइम की, तो रेप्लिकेज एंजाइम इसमें आप ध्यान में रखेंगे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ये प्रमुख रेप्लिकेटरी एंजाइम होता है, चाहे आप प्रोकैरियोट की बात करें चाहे आप यूकैरियोट की बात करें। और यूकैरियोट्स के बारे में डेल्टा और एप्सिलॉन जो होता है ये प्रमुख रेप्लिकेज एंजाइम होता है, ये भी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ही है। आप देखेंगे यहाँ पे टोपोआइसोमरेज की बात करते हैं तो या इसको गायरेज कहते हैं, या टोपोआइसोमरेज फर्स्ट और सेकंड नाम से जाना जाता है। प्रोसेसिविटी कंपोनेंट बीटा क्लाम्प को यहाँ पे पीसीएनए कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होगी प्रोलीफेरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। क्लाम्प लोडर की अगर आप बात करते हैं तो इसको यहाँ पे गामा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में इसको आरएफसी रेप्लिकेशन फैक्टर सी नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ बेसिक बातें, और जैसे यूकैरियोट्स में 5 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, जिसमें कामों का बंटवारा इनमें अलग अलग हो चुका होता है। एक हम इनकी प्रोसेस की बात करेंगे, इनके काम करने के तरीके की भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार से फंक्शन करते हैं। और इनका नंबर 1 2 3 नहीं होकर के डीएनए पॉलीमरेज अल्फा बीटा गामा डेल्टा और एप्सिलॉन है। इनमें सारे में अलग अलग तरीके की प्रोसेस पाई जाती है। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा और बीटा, इनमें 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। 3 to 5' एक्सोन्यूक्लियस और 5 to 3' दोनों में से किसी भी प्रकार की एक्टिविटी इनमें नहीं पाई जाती है। तो जब इनमें एक्टिविटी नहीं पाई जाती है तो इनका काम क्या है, तो देखिए इसका काम डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का, तो ये तो एक प्राइमेज है, तो प्राइमेज का काम प्राइमर फॉर्मेशन हो गया। जबकि डीएनए पॉलीमरेज बीटा है तो बीटा का काम बेस एग्जीशन रिपेयर हो गया। आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि अल्फा अल्फा प्राइमेज प्राइमर फॉर्मेशन और बीटा बी फॉर बेस एग्जीशन रिपेयर, तो ऐसे याद रह जाएगा। अब डीएनए पॉलीमरेज गामा की बात करते हैं तो इसमें 3' 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी पाई जाती है, लेकिन 5 to 3 नहीं पाई जाती, और ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। कितनी ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, इसमें ये एक्टिविटीज़ पाई जाती है। 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं पाई जाती है, और लैगिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए ये काम में आता है। तो देखिए डेल्टा डेल्टा जो होता है इसकी शेप कुछ ऐसी होती है, यानी जी के टाइप की होती है। और लेगिंग की बात करें तो इसमें जी आता है LAG, तो जी और जी, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि डेल्टा जो होता है ये लेगिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस में काम आता है। और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन की बात करें तो एप्सिलॉन यानी ई, और लीडिंग तो LE, तो इसमें लीडिंग में ई आता है उसके बाद में, तो ई एप्सिलॉन इसकी शेप जो होती है वो ई जैसी होती है, तो ये लीडिंग स्ट्रैंड से रिलेटेड है। तो ऐसा करके आप इसको याद कर सकते हैं।
इसके बाद में आप बात करें तो प्रोकैरियोट्स रेप्लिकॉन की बात करते हैं। यूकैरियोट्स रेप्लिकॉन की हमने बात की थी कि यूकैरियोट्स में रेप्लिकॉन सिर्फ एक मिलता है, जबकि प्रोकैरियोट में रेप्लिकॉन्स बहुत सारे होते हैं। और एक रेप्लिकॉन जो होता है उसमें रेप्लिकेशन फोर्क दो बनती हैं और उनमें दोनों में बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन चलता है। तो ये यहाँ पे वही बताया गया है, लीडिंग स्ट्रैंड एप्सिलॉन, लैगिंग स्ट्रैंड डेल्टा। और एक खास बात है कि यूकैरियोट्स में जो ओरी होती है इसको ARS ऑटोमेटिक रेप्लिकेशन सीक्वेंस इसको बोला जाता है। हमने जब प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि जब यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़ाएंगे तो ARS के बारे में वहाँ पे ज़रूर बताएंगे। तो जैसा ओरी होता है लगभग लगभग वैसी ही स्ट्रक्चर ARS की होती है, लेकिन क्या फ़र्क है ये आप देखेंगे। तो इसकी सबसे पहले तो फुल फॉर्म ARS की ऑटोमेटिक रेप्लिकेशन सीक्वेंस। और दूसरी खास बात यह है कि ओरी जो होती है, ओरी प्रोकैरियोट में एक ही जगह, एक निश्चित जगह पर होती है। जैसे ये सर्कुलर डीएनए हो गया और यहाँ पे ओरी हो गई, तो यहीं से डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है। फिर पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन यहीं से, ओरी से ही शुरू होकर होता है। अब हालांकि ARS से ही डीएनए का रेप्लिकेशन यूकैरियोट में शुरू होता है, लेकिन यूकैरियोट्स हैज़ स्कैटरिंग ARS। उसमें बहुत सारे ARS होते हैं उसमें। जैसे अगर ये एक यूकैरियोटिक डीएनए की बात कर ले तो उसमें यहाँ ARS पाया जाता है, यहाँ ARS पाया जाता है, यहाँ ARS मिल सकता है, यहाँ ARS मिल सकता है। तो जहाँ भी ARS होगा वहीं से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से यूकैरियोट्स के डीएनए में स्कैटरिंग ARS पाया जाता है और उस वजह से इसका डीएनए रेप्लिकेशन फास्ट होता है और काफ़ी सारी जगह से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। अब ARS की बात करें तो ARS में 4 डोमेन पाए जाते हैं। एक A डोमेन पाया जाता है और 3 B डोमेन पाए जाते हैं। B डोमेन से मेल्टिंग शुरू होती है। अब जो A डोमेन होता है ये, इसमें 1 से 14 बेस पेयर पाए जाते हैं। इसको ACS कहा जाता है। इसका अलग से नाम दे दिया ACS, A डोमेन। और टोटल B डोमेन, इसको हमने बोला ARS। ARS जो होता है ये 100 से 200 बेस पेयर लॉन्ग एक सीक्वेंस होता है। और A जो डोमेन होता है उसमें 1 से 14 बेस पेयर का सीक्वेंस पाया जाता है। और A डोमेन को एक नाम दे दिया हमने ACS। ACS की फुल फॉर्म की बात करें तो ARS कंसेंसस सीक्वेंस। अब कॉन्सेंसस का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंसस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सीक्वेंस जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एकदम इक्वल बना रहता है, जिसमें कोई चेंज नहीं आता है। जो इस पीढ़ी में था वही इस पीढ़ी में है, वही इस पीढ़ी में है। यानी एक के बाद काफ़ी सारी पीढ़ियों में, जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती जाती हैं उन सारी पीढ़ियों में कंसेंसस सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है जो चेंज नहीं होता है। बहुत सारी जातियों में और बहुत सारी पीढ़ियों के बाद भी कंसेंसस सीक्वेंस में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और यहाँ से प्रोटीन की बाइंडिंग स्टार्ट हो जाती है और जो बी डोमेन होता है वहाँ से मेल्टिंग शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जो ARS आप देख रहे हैं, जो कि हमने बताया था कि स्कैटरिंग फेज में पाया जाता है, तो मानना कि ये एक लंबा डीएनए है और इसमें यहाँ यहाँ इस पोजीशन पे ARS यानी ऑटोमेटिक रेप्लिकेशन सीक्वेंस पाया गया है। तो जैसे ही ARS होगा, इसको ढूंढने के लिए सबसे पहले ORC जो प्रोटीन होगी ये बाइंड होगी कहाँ पे, ARS पे। तो यानी आप इस ऐसा कह सकते हैं कि जो ORC होती है ये ARS की सर्चिंग के लिए ज़रूरी प्रोटीन है। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ARS पे ये जो पर्पल कलर से बनाया गया है ये ORC प्रोटीन आई और ARS के ऊपर बाइंड हो जाती है। अब इस प्रोटीन के आने के बाद में CDC6 प्रोटीन की रिक्रूटिंग होती है और ARS के ऊपर जो ORC प्रोटीन लगी हुई है, ये ORC प्रोटीन के ऊपर CDC6 लग जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसके साथ में जॉइंट हो जाती है। तो जैसे ही ये दोनों प्रोटीन जुड़ जाती हैं आपस में, एक यहाँ पे नई प्रोटीन की रिक्रूटिंग हो जाती है CDT फर्स्ट। और CDT फर्स्ट जो होती है वो CDC6 के साथ में जुड़ती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको फिर से ऑर्डर बता दूँ, सबसे पहले ARS होता है और ARS के बाद में ORC जो होती है ये इसके बाद में आती है। और इसके बाद में CDC6 प्रोटीन जो होती है ये ORC के साथ बाइंड होती है। और CDC6 के बाद में CDT जो होती है ये CDC6 के साथ में बाइंड होती है। तो ये सारी प्रोटीन जो हैं, इन तीनों प्रोटीन का आपने सीक्वेंस से देख लिया। ठीक है, ये तीनों प्रोटीन जुड़ जाती हैं। तीनों प्रोटीन के जुड़ने के बाद में यहाँ हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज को यूकैरियोट्स में कहते हैं MCM, मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस प्रोटीन। तो MCM ARS के दोनों साइड
आके जुड़ जाती है, जैसा आप सभी ARS के दोनों साइड MCM जुड़े हुए देखते हैं। तो अब तक मैं दोबारा सीक्वेंस की बात कर दूं तो सबसे पहले ORC आया था, फिर CDC6 आया था, फिर CDT1 आया था और उसके बाद में MCM प्रोटीन आया। अब तक यूकैरियोट्स में आप सेल साइकिल पढ़ते हैं। सेल साइकिल की अब तक अगर मैं बात करूं तो ये G1 फेज चलती है। सेल साइकिल के G1 फेज तक ये सारी प्रिपरेशन होती हैं, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, ये सारी प्रोटीन अब तक यहाँ इसी ही कंडीशन में पहुँच पाती हैं। जैसे ही सेल, आप जानते हैं सेल साइकिल में 3 फेज होती हैं, G1, S, G2, M। तो G1 फेज में ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। उसके बाद में S फेज में, तो जैसे ही सेल G1 से निकल करके S फेज, यानी जिसको सिंथेसिस अवस्था बोलते हैं, सिंथेसिस फेज बोलते हैं, तो जैसे ही सेल S फेज में यहाँ पे एंटर होगी तो सेल के साइकिल में CDK और CDK काइनेज एंजाइम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी CDK और CDK काइनेज प्रचुर मात्रा में सेल में उपस्थित हो जाते हैं। तो जैसे ही ये एंजाइम आएंगे, CDC6 जो प्रोटीन होते हैं उसका फोस्फोराइलेशन हो जाता है, यानी उसके साथ में फॉस्फोरस जुड़ जाती है। तो जैसे ही इसके साथ में फॉस्फोरस जुड़ती है, इसका फॉस्फोराइलेशन होता है, CDC6 जो होता है ये डिसोसिएटेड हो जाता है और सेल के बाहर की तरफ माइग्रेटेड कर जाता है, यानी न्यूक्लियस से बाहर। ये सेल है आपकी, ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में DNA है और ये इस न्यूक्लियस से बाहर सेल में ये माइग्रेट कर जाता है। और CDC6 प्रोटीन के साथ में जितनी संरचनाएं जुड़ी हुई थी, जिस आप CDC6 के साथ में CDT1 की बात करें तो ये सारी जितनी भी, और ये ORC जितनी भी प्रोटीन CDC6 के साथ में जुड़ी हुई है, ये सारी रिप्लेस हो जाएंगी, यानी ये डिसोसिएटेड हो जाएंगी। तो अब इन सभी के डिसोसिएटेड होने पर ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी जहाँ पे सिर्फ ARS है और यहाँ पे MCM है। तो इन सभी के जाने पर जो सेल सिग्नल मिलेगा उसके हिसाब से GIN और CDC45 जो है ये MCM पे आके बाइंड हो जाती हैं, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब आगे हम एक ही ARS के लिए बात करके आपको समझाएंगे। तो ये दोनों साइड में, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में, दोनों साइड में जो MCM होते हैं उस पर ये आप GIN जो कि ब्लैक कलर से दिखा रखी है, और ये CDC6 CDC45 जो होती है, ये जो पर्पल कलर से दिखा रखी है आपको, ये आप देख सकते हैं। ये जो होते हैं ये MCM के साथ में आके अटैच हो जाते हैं। इसके बाद AND1 और CDF फर्स्ट जो होता है ये ARS के साथ में आके बाइंड होता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों साइड में ये CDC45 GIN ये आप जुड़े हुए देख सकते हैं यहाँ पे। ये ARS और ARS के साथ में CDF1 और AND1 आप देख सकते हैं। तो ये दोनों जुड़ने के बाद में अब रिक्रूटिंग होगी पॉलीमरेज अल्फा की, जो कि प्राइमेज है और जो कि आके सबसे DNA पॉलीमरेज में सबसे पहले आके जुड़ता है। तो DNA पॉलीमरेज अल्फा जो होगा ये ARS में उपस्थित जो DNA सीक्वेंस है वहाँ पे आके जुड़ जाता है और प्राइमर का सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। पॉलीमरेज अल्फा स्टार्ट स्टेप ऑफ प्राइमेज सिंथेसिस। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है प्राइमर का सिंथेसिस कंप्लीट हो चुका है। अब प्राइमर के सिंथेसिस के बाद में आपको डेल्टा और एप्सिलॉन चाहिए। डेल्टा एप्सिलॉन यहाँ पे आएंगे और उसके बाद में वो बारी बारी से अपना काम करेंगे। आप सभी को पता है एप्सिलॉन जो होता है वो, और डेल्टा जो होता है वो, तो इसमें डेल्टा जो होता है ये लैगिंग स्ट्रैंड के लिए और एप्सिलॉन जो होता है ये लीडिंग स्ट्रैंड के लिए। तो लीडिंग स्ट्रैंड और उसमें लैगिंग स्ट्रैंड, ये आप इसमें ध्यान रखेंगे कि DNA पॉलीमरेज किसके लिए लाभदायक होता है, कौन सा जो DNA पॉलीमरेज है वो किसके लिए काम आता है। तो यहाँ पे एक पॉलीमरेज स्विचिंग का फिनोमेना चलता है। पॉलीमरेज स्विचिंग क्या होती है, आप जानते हैं कि जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है, लीडिंग स्ट्रैंड पे एक बार प्राइमर आता है तो वो जो प्राइमेज आता है, यानी पॉलीमरेज अल्फा आता है, तो सबसे पहले प्राइमर का सिंथेसिस करता है और उसके बाद में पॉलीमरेज DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो वहाँ पे स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है। तो वहाँ पे टुकड़ों के रूप में होता है। तो एक बार पॉलीमरेज अल्फा आएगा, ठीक है, और एक बार फिर डेल्टा एप्सिलॉन वहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो बार बार अल्फा को हटना पड़ेगा, फिर डेल्टा एप्सिलॉन आएगा, फिर डेल्टा एप्सिलॉन को हटना पड़ेगा, DNA पॉलीमरेज अल्फा आएगा। तो बार बार ये स्विचिंग करनी पड़ती है, इसको पॉलीमरेज स्विचिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये लैगिंग स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड पे आप देख सकते हैं ऐसे
डीएनए की प्रोसेस, सिंथेसिस की जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो चुकी होती है यहाँ पे, और एक इस प्रकार से ये डीएनए का एक लंबा स्ट्रैंड आपके पास में प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे हमने डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में देखा था, तो उसमें भी यहाँ पे प्राइमर्स के टुकड़े बाकी रह जाते हैं और यहाँ पे निक यानी गैप उपस्थित हो जाता है। आप निक और प्राइमर के टुकड़े यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन प्राइमर्स के रिमूवल के लिए यहाँ पे दो प्रकार के मॉडल बताए गए हैं। एक RNase-H मॉडल है और एक है फैन मॉडल। यहाँ पे फैन का फुल फॉर्म है फ्लैप एंडोन्यूक्लियस मॉडल, और यहाँ एक RNase मॉडल। तो देखते हैं इन दोनों मॉडल्स के बारे में। तो RNase मॉडल या RNase-H मॉडल जो होता है ये क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग प्राइमर जो होता है, प्राइमर पे सबसे पहले RNase-H एंजाइम आता है और वो उसको RNase प्राइमर H रिमूव प्राइमर्स अप टू लास्ट न्यूक्लियोटाइड, यानी लास्ट न्यूक्लियोटाइड को छोड़ करके उससे पहले जितने भी न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उसको RNase-H जो होता है ये उसको कट करके हटा देता है। तो एक लास्ट न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो आपका बच गया यहाँ पे। बाकी सारा जो प्राइमर जो होता है, बाकी सारा प्राइमर हट चुका है। तो इसके बाद में फ्लैप एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट आता है और इस लास्ट के न्यूक्लियोटाइड को हटा देता है। इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज अल्फा वापस से यहाँ पे आता है और इस गैप को फिल कर देता है, और डीएनए लाइगेज इस लिंक, इस गैप को, इस निक को लिंक या सील कर देता है, और ये कंप्लीट आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। अब दूसरे मॉडल की बात करते हैं जो कि है फैन मॉडल। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सबसे पहले ये कहता है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग हेलिकेज एंजाइम आता है। हेलिकेज एंजाइम सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है जो कि प्राइमर और टेम्पलेट के बीच में, या प्राइमर और टेम्पलेट के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इस बॉन्डिंग को ब्रेक करता है। इसके बाद में जैसे ये बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है तो ये कुछ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, ऐसी उठी हुई संरचना के रूप में ये दिखाई देने लगता है। तो जैसे ये यहाँ से कट हो जाता है उसके बाद में FEN फर्स्ट जो होता है, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट जो होता है, इस प्राइमर को कट कर देता है। यानी पिछला मॉडल जो है तो वो कहता है कि इसको दो टुकड़ों में कट किया जाता है। लास्ट न्यूक्लियोटाइड को FEN आके कट करता है और उससे पहले वाले न्यूक्लियोटाइड को अलग एंजाइम के द्वारा हटा दिया जाता है। लेकिन ये कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हेलिकेज एंजाइम आता है, वो बॉन्ड को ब्रेक करता है और FEN फ्लैप एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट जो होता है वो कंप्लीट प्राइमर को एक ही बार में काट के हटा देता है। और फिर उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो होता है इस गैप को फिल कर देता है और डीएनए लाइगेज इसको सील कर देता है, और ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। तो ये कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेशन जो यूकैरियोट्स में है यह आपने देखा। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।